इन्होंने तमाम तर वो चीज़ें जो कि गलत थी उनको सही कर दिया। जब उनको सही कर दिया, रोशन हो गया, इंडिया जो है रोशन हो गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स भेजते हैं। इस चाहत का, एक मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। तो आज भी हम एक वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं, तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इन आपकी अदालत पार्ट 2। तो पार्ट 2 का वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है आने वाले लोकसभा चुनाव में। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये सपा बसपा के गठबंधन से चिंता में पड़ गए हैं। सारी देश में ये बात हो रही है, ये बुआ जी और बबुआ जी इकट्ठे हो गए हैं और योगी जी परेशान हो गए हैं, चिंता में पड़ गए हैं। देखिए, हम लोग परेशान नहीं हैं और परेशानी का कोई कारण भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक एक मतदाता इस बात को जानता है, गठबंधन भ्रष्टाचार का गठबंधन है, यह गठबंधन अराजकता का गठबंधन है, यह गठबंधन प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने वाला गठबंधन है, यह गठबंधन स्वार्थों का गठबंधन है। इस गठबंधन को प्रदेश के अंदर अकेले अकेले शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, गठबंधन के रूप में भी शासन चलाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय इन्होंने प्रदेश के लिए क्या किया? यही उत्तर प्रदेश है ना, जिस उत्तर प्रदेश में 1995 में सपा बसपा के गठबंधन के अंदर स्टेट गेस्ट हाउस का कांड हुआ था। यही समाजवादी पार्टी की सरकार और ही बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार है जिसमें थाने, तहसीलें, इस सब की नीलामी होती थी। प्रदेश में हर दूसरे दिन दंगे होते थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती थी, प्रदेश का विकास एकदम बंद हो चुका था, कोई भी योजनाएं वास्तविक धरातल पर नहीं पहुंचती थी। इसलिए प्रदेश की जनता इन सब चीजों को अच्छी तरह जानती है। अब देखिए, काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार हो चुका है और अच्छा हुआ। हम तो चाहते थे कि केवल सपा बसपा ही नहीं बल्कि उसमें ये सबका हो जाता ना, सपा भी बसपा भी और कांग्रेस भी उस गठबंधन में एक साथ शामिल होती तो सबको एक साथ निपटा दिया गया होता। देखिए, आप तो मैथ्स के विद्यार्थी रहे, गणित में आपको महारत हासिल है, मैथ्स किया आपने। तो गणित देखें तो उत्तर प्रदेश में 22% दलित हैं, 45% अन्य पिछड़े वर्ग हैं, 19% मुसलमान हैं। तो अखिलेश यादव को, मायावती जी को लगता है कि ये सारे तो उनके पास वोट आ जाएंगे। देखिए, ये मानना कि दलित बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि उनका अपमान होगा। मेजॉरिटी बीजेपी के साथ 2017 में भी थी, 2014 में भी थी। उत्तर प्रदेश के अंदर विगत पौने 2 वर्ष के दौरान 18 लाख परिवारों के आवास बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। 2.5 करोड़ परिवारों को एक एक टॉयलेट स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया। 94 लाख परिवारों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने शासन की योजनाओं को समाज में बिना भेदभाव के जिस प्रतिबद्धता के साथ उन तक पहुंचाया गया है। यह वही तबका है जो वंचित था, शासन की योजनाओं से पूरी तरह उन योजनाएं उस तक पहुंचती ही नहीं थी। 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है आयुष्मान भारत में, और 55 लाख लोगों को जो छूटे हुए थे उन्हें हम प्रदेश सरकार की तरफ से अलग से दे रहे हैं। इसके अलावा 3 करोड़ 55 लाख परिवारों को राशन कार्ड, जिसमें अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के
जिसमें 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो गेहूं प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रदेश की सरकार कर रही है। प्रदेश के अंदर जिन योजनाओं को कभी उन लोगों तक पहुंचाया नहीं गया था, उन योजनाओं को उन तक पहुंचाया जा रहा है। सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार, इनके लोग कोई भी नियुक्ति निकलती थी झोला लेकर के निकलते थे और वसूली अभियान चलता था इनका। थाने तहसीलें इनकी बिकती थी, किसी की सुनवाई नहीं होती थी। आज विगत पौने 2 वर्ष के अंदर 2.25 लाख हम लोगों ने नौकरियां उत्तर प्रदेश के अंदर दी। एक भी नौकरी पर कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। और हमने पहले इस बात का ऐलान किया था कि अगर नौकरी के नाम पर कहीं वसूली होगी, उस व्यक्ति को न केवल जेल भेजेंगे, उसकी पूरी संपत्ति को भी हम जब्त करेंगे, जो प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। और पूरी सख्ती के साथ इसको लागू किया गया। जहां कहीं शिकायत मिली, पूरी दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला किया गया। और हम फिर इस बात को कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं, एनआरआई जो अपना समिट था अभी वाराणसी में, इसमें मैं यानी एक ऐसा परिवार आगरा से वहां मुझे मिला, उसने कहा कि साहब मैं आपको इस बात को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं गांव में जब भी आता था मेरा भतीजा कहता था कुछ पैसे की व्यवस्था करा दीजिए। किस बात के लिए? तो उन्होंने कहा साहब क्योंकि उसको नौकरी के लिए पैसे की आवश्यकता थी। मैं 2 साल के बाद गाँव गया। गांव में जब गया इस बात को लेकर के कि इस बार उसको हम पैसे देंगे और कहीं नौकरी उसकी लग जाएगी, तो मैंने बुलाया अपने भतीजे को कि भाई परिवार को, उनकी माँ आई थी तो मैंने बुलाया कि भाई कहाँ भतीजा, उसको बुलाओ। तो मुझे उन्होंने कहा साहब वो तो ट्रेनिंग में गया है। हमने पूछा कौन सी ट्रेनिंग? कहा तो पुलिस में भर्ती हो गया है। तो हमने कहा पैसा कहाँ से आया? कहा साहब अब पैसा नहीं लगता, अब तो बिना पैसे के ही भर्ती हो रही है। ये परिवर्तन यूपी में हुआ है। कौन लोग हैं? वह जो नौजवान है वह कोई और नहीं, वह दलित समुदाय से है। मुझे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजा है। बहुत सारे लोगों ने कहा शारीरिक शिक्षक, उनकी बहुत सारी नियुक्तियां होनी है, वो पेंडिंग है। पुलिस में बहुत सारी नियुक्तियां होनी है, वो पेंडिंग है। और सरकार कोर्ट खेल रही है उनके साथ। देखिए कोर्ट में नहीं, समस्या क्या है, हमारी 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फिर कुछ लोगों ने न्यायालय में उसको चैलेंज किया है। वह रिजल्ट्स अभी 28 तारीख को आना था, कोर्ट ने 28 तक रोक लगाई है। 27-28 को हम लोगों ने 50,000 पुलिस की नई भर्तियां हम लेके आ रहे हैं। कल ही हमने 30,000 पुलिस की जो भर्ती हुई थी उनकी ट्रेनिंग पूरी कराई है, उनको अपनी सेवा में ले लिया है। 50,000 की हमारी भर्ती की प्रक्रिया 27-28 जनवरी को होने जा रही है। ऐसे ही अलग अलग विभागों की नियुक्तियां निकल रही हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज के दिन पर एक भी भर्ती में कोई पैसा नहीं। ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ इन भर्तियों की प्रक्रिया को हम पूरा कर रहे हैं। सपा बसपा की सरकार में क्या यह संभव हो पाता था? नहीं। देखिए मेजॉरिटी, चाहे वह SC ST का हो, OBC का हो या जनरल वोटर्स का हो, ये बीजेपी के साथ आएगा। और बीजेपी इस पूरी लड़ाई को, अगर आप पूरे कॉम्बिनेशन को देखें, समाजवादी पार्टी जिस वोट की मदद से आगे बढ़ना चाहती है वो कौन सा है हर व्यक्ति जानता है। कुल वोटर कितना है आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मुश्किल से 7 से 8% होता है। बहुजन समाजवादी पार्टी जिसके दम पर आगे बढ़ रही है वह कुल 9% बैठता है। 8 से 9% वो वोटर है। इसके अलावा अन्य वोटर्स जो आप कर भी लें, सबको ले लेंगे तो यह 30 से ऊपर नहीं जाता है। सपा बसपा का गठबंधन 30% वोट लेकर के कितनी लड़ाई को फेस कर पाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 70% वोटर्स होगा। वह वोटर के मुकाबले ये लोग कहां ठहर पाएंगे आप स्वयं अनुमान करेंगे। ये लड़ाई बहुत अच्छी होगी। अगर इतना आपने काम किया, इतनी पॉपुलैरिटी है, 70% वोटर आपके साथ है, तो फिर ये 10% रिजर्वेशन क्यों किया? देखिए सामान्य वर्ग के लोगों, सामान्य आर्थिक आधार पर जो एक मांग चली आ रही थी आजादी के बाद, हमारा एक स्लोगन था 2013 में आदरणीय मोदी जी ने एक स्लोगन दिया था, सबका साथ और सबका विकास। समाज की मुख्य धारा के साथ सबको जोड़ करके समान अवसर दिए जाएं। 10% यह उस सभी तबके के, इसमें हर तबके का व्यक्ति आता है, इसमें जाति मत मजहब संप्रदाय नहीं है। हर एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से विपन्न है उसको न केवल सरकारी सेवाओं में, अपितु हमने तो उसको
शैक्षणिक संस्थाओं में भी इस आरक्षण की व्यवस्था उन लोगों के लिए की है और इसके लिए 25% सीटें बढ़ा दी है, हर जगह बढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। तो यह कार्य तो अतिरिक्त है, ये तो बोनस है समाज के लिए, और ये बोनस मोदी जी ने दिया है। लोगों को इसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। इसी पर नाराज होकर मायावती जी और अखिलेश यादव जी बार बार ये कहते हैं, वो कहते हैं हमारे तो एलाइज बहुत सारे हैं, लेकिन योगी जी का और मोदी जी का एलाइज सीबीआई है, उनके ऊपर सीबीआई छोड़ दिया आपने। देखिए, हमने नहीं छोड़ा है। देखिए, ये सब कार्य तो इन लोगों के जो काले कारनामे हैं। आप बताएं, खनन का इनके समय में कुल 1200 से 1300 करोड़ की रॉयल्टी खनन की मिलती थी। आज प्रदेश को खनन की रॉयल्टी 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल रही है। इनके समय में एक्साइज की कुल वो जो एक्साइज में जो प्रदेश सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होता था वो 13,000 करोड़ मिलता था। आज उत्तर प्रदेश को 29,000 करोड़ रुपए का इसका सीधे सीधे रेवेन्यू इससे जनरेट हो रहा है। आप गोमती रिवर फ्रंट का देखेंगे, गोमती रिवर फ्रंट की जो पहले पीपीआर तैयार हुई थी वो 157 करोड़ की तैयार हुई थी। डीपीआर बनते बनते 347 करोड़ की बनी। जनवरी 2015 में कार्य प्रारंभ होना था, फरवरी 2017 में कार्य कंप्लीट होना था। जब मार्च 2017 में मैंने मौके का विजिट किया तो कार्य केवल 55% हुआ था और तब तक 1447 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। आप अनुमान करिए, 157 करोड़ रुपए का पीपीआर, 347 करोड़ का बनते बनते डीपीआर हो गया, और जब पैसा खर्च होना था तो 1447 करोड़ खर्च हो गया। और तब भी मैंने जब पूछा कि भाई ये कार्य क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने कहा हमें 900 करोड़ रुपए और चाहिए। तो हमने कहा 900 करोड़ रुपए नहीं, तुम्हारी जगह जेल होगी, चिंता मत करो। तब सीबीआई को मैंने ये मामला फिर उस समय दिया था। और मैं कहूंगा इस मामले में इस सीधे सीधे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के उन लोगों के लिए जहां का एक एक व्यक्ति अपने सामान्य जरूरतों के लिए मोहताज था, उनको ना बिजली मिलती थी, ना सड़क मिलती थी, उनके पास कोई भी बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। उस प्रदेश की जनता पर आप इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। गाड़ी कमाई के पैसे को जो टैक्स के रूप में देता है, इतनी बड़ी डकैती डाल रहे हैं। इस प्रकार की डकैती की छूट नहीं दी जा सकती थी। और इसलिए ये मामला, ये गोमती रिवर फ्रंट का मामला ये है। खनन के मामले आप खैरात की तरह बांटेंगे। ये कह रहे हैं कि आप डरा रहे हैं सीबीआई से, ईडी से। किसी को नहीं डरा रहे हैं। ये मामले तो उसी समय हम लोगों ने दे दिए थे। ये सब 2017 में हम लोगों ने सीबीआई को दे दिए थे, और सीबीआई ईडी ने इस पे जो कार्य किए होंगे वही प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कोई अतिरिक्त नहीं है इसमें। ये 2017 से जुड़े हुए मामले हैं, और उससे पहले भी खनन का जो मामला है ये हमारे समय का नहीं, ये 2015 का है। और उस समय कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की जांच हुई थी। इसमें न केंद्र की सरकार ने, न प्रदेश की सरकार ने, कोर्ट के आदेश पर ये सारी कार्रवाई आगे बढ़ी थी, और हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में आगे कार्रवाई प्रारंभ की। तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई पकड़ा जाएगा? देखिए, ये सीबीआई की जांच का विषय है। सीबीआई या ईडी इसको देख रही है, और वह इन सभी मामलों में उनको, मुझे लगता है कि जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना ही चाहिए, और जनता को जानने का अधिकार होना चाहिए कि कौन लोग थे जो प्रदेश के विकास में बाधक थे, कौन लोग थे जो प्रदेश के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा लूट खसोट में लगा रहे थे। उनको एक्सपोज किया ही जाना चाहिए। लेकिन सबके बावजूद आपने देखा कोलकाता में 22 पार्टियां इकट्ठी हो गई, और सबका एक ही ध्येय है, मोदी को हटाना है। इनका नेता कौन है? इनसे पूछा जाना चाहिए नेता कौन है। वहां तो सभी नेता थे। हाँ, तो सभी नेता थे, इसलिए तो देखिए, यह गठबंधन की कवायद आज से नहीं हो रही है। जब भी कोई मजबूत सरकार देश के अंदर होती है तो यह इस प्रकार की एक कवायद शुरू हो जाती है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मुलायम सिंह जी क्यों चुप हैं इस समय, क्योंकि 2014 में वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। आज समाजवादी पार्टी ने, पता नहीं उनको अपना उम्मीदवार मानती है कि नहीं मानती है। आज कौन है, मायावती जी हैं या अखिलेश जी हैं या मुलायम सिंह जी हैं? इस गठबंधन को तय करना चाहिए पहले, और उत्तर प्रदेश में पहले ये लोग तय करें, फिर उसके बाद इनमें से तो मायावती जी बनेगी, वही सबसे बड़ी लीडर है, हाथी पे सवार।
ये लेकिन हाथी साइकिल के ऊपर चढ़ेगा तो साइकिल की अधोगति होनी है, तो पंचर होना ही होना है। और मुझे लगता है कि मुलायम सिंह जी इससे जरूर सशंकित होंगे, लेकिन बयान नहीं दे रहे हैं, क्यों संकुचित, इस समय संकोच में पड़े हुए हैं। लेकिन उनको बोलना जरूर चाहिए कि 2014 में वे नेता थे, उस समय उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। आज उन्हीं का पुत्र उनको काट रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग अपने पुत्रों पर विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे तो इस पर भी कभी कभी वो होता है। लेकिन उनको पुत्र की चिंता ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उनके भाई हैं शिवपाल जी। मुलायम सिंह जी तय तो करें कि शिवपाल यादव के साथ में वे हैं या अखिलेश यादव के साथ में वे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वे समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में 2014 में उन्हें प्रस्तुत किया गया था। 2019 में क्यों नहीं? 2019 में क्यों उनका पुत्र ही उन्हें भूल गया है? इसके बारे में एक प्रश्न उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए। आप उनकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन आपके जो साथी दल हैं, छोटे छोटे दल, वो भी आंखें दिखा रहे हैं। राजभर जी आपकी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन हर थोड़े दिन में बीजेपी के बारे में, राज्य सरकार के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं। देखिए, जहां ज्यादा बर्तन होते हैं ना, कभी कभी थोड़े बहुत हलचल उसकी होती है, लेकिन वे एक मर्यादा के अंदर है। मर्यादा के अंदर कोई रह करके बोलता है तो यह एक लोकतंत्र की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है, और मर्यादाओं के अंदर कोई भी चीज बोली जा सकती है। हाँ, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए बोलेगा, उस समय हम लोग देखेंगे। अब अनुप्रिया पटेल हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी आलोचना की राज्य सरकार की और कहा कि झगड़ा राज्य सरकार से है, केंद्र से नहीं। देखिए, किस प्रकार की बातें हैं, किन मुद्दों पर उनका विवाद है, मुझे लगता है एक बार उस सामने आकर के बताएंगे तो उन पर समाधान हम निकालेंगे। लेकिन योगी, आपको नहीं लगता कि दूसरी तरफ तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की चाहे बात छोड़ दीजिए, ये छोटी पार्टियां हैं, इनके बारे में पता नहीं आप कितना कहेंगे, लेकिन जब सरकार बनी थी एनडीए की, तो चंद्रबाबू नायडू साथ में थे, जीतन राम मांझी साथ में थे, उपेंद्र कुशवाहा साथ में थे, एजीपी साथ में थी, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, सब एक एक करके छोड़ गए, बिछड़े सभी बारी बारी। देखिए, बीजेपी के साथ 2014 के जो गठबंधन के सहयोगी थे और जितने थे, उससे ज्यादा आज भी हमारे साथ में हैं। हमने गठबंधन धर्म का भरपूर सम्मान दिया है और उनको सम्मान देकर के देश के हित में जो भी निर्णय हो सकते थे उन सबको उसको साथ देकर के किया है। बिहार में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। आज बिहार के अंदर जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बहुत अच्छे ढंग से वहां पर पारी खेल रहा है, और हमारा अनुमान है कि बीजेपी जेडीयू का बिहार का गठबंधन सबको वहां पर सफाया कर देगा। नहीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो साथ छोड़ ही गए, ये तो आप देखिए, कुछ मुद्दे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर के उनको नहीं लगा, वे अपना रास्ता तलाश रहे हैं। लेकिन आंध्र के बाहर चंद्रबाबू नायडू को चाहने वाले कितने लोग हैं, दूसरा किसी अन्य का भी कितने लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जो मौजूदा सहयोगी हैं, इन सब के साथ मजबूती के साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव में आदरणीय मोदी जी को नेता मानते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। और मोदी जी ने जो कार्य 4.5 वर्षों के दौरान देश के अंदर किए हैं, इस दम पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनेगी और एनडीए नेतृत्व की सरकार एक बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। एक और ब्रेक के रुक जाते हैं, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर सवालात और इल्जामात का एक और। जी सिमल, आपने देखा हाँ, कि योगी जी ऐसे तो नहीं लोग कहते ना, बिल्कुल। तो इनके आने से एक तो ये कि बहुत, यानी कि अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ज़्यादा यानी कि ऑनेस्ट हैं। अगर ये अपने काम यानी कि अपने काम के साथ इतनी ऑनेस्ट हैं कि इनके ये बोलते हैं कि भाई कोई गलत काम नहीं हो, यानी कि जो ऑनेस्टी में काम किया जाता है, जिसकी कोई जिम्मेदारी हो उसमें करें। इनके आने के बाद जो काम हुए हैं, यानी कि 2014 के बाद जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो 2017 तक, और अब तो ये इलेक्शन दोबारा से जीत गए, 2022 का भी इलेक्शन जीत गए, 2019 का इलेक्शन भी जीते थे। तो मकसद कहने का ये कि बताने का कि इनके दौरे हुकूमत में तमाम तरह वो काम नहीं हो रहे जो पहले होते थे। पहले क्या होता था,
पहले ये होता था कि करप्शन बहुत ज़्यादा थी, थाने बिक जाते थे, तहसीलें बिक जाती थी, इदारे बिक जाते थे ऊपर ही ऊपर, और जब अगर नौकरी भी किसी को मिलती थी तो वो भी पैसों के थ्रू मिलती थी। कोई बुनियादी सहूलियात नहीं थी गाँव विलेजेस में। खाने पीने की अशिया और जो रहने सहने का जो तरीक़ेकार था वो बिल्कुल चेंज था। इनके आने से काफ़ी कुछ आ गया। इनके आने से क्या आया, इनके आने से गैस चली गई, गैस आ गई, काफ़ी सारे घरों में करोड़ पता नहीं कितने करोड़ घरों में जो है गैस का माना उन्होंने प्रॉब्लम ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद जो है टॉयलेट का मसला, वाशरूम का बहुत बड़ा मसला था कि लोग जो है एक ज़माने में मैंने ये देखा है कि हमारे पाकिस्तान में भी पंजाब में कुछ एरियाज़ ऐसे थे कि लोग जो है रात में फजर की अजान से पहले यानी कि रात के उस पहर जब लोग सो रहे होते थे 4 बजे, तो ख़वातीन एक साथ मिल के जो है ना अपना वाशरूम के लिए जाती थी गाँवों में, और वहाँ से जो है ना फारिग होकर आते थे। कई ऐसी हमने एक फ़िल्म भी देखी थी अक्षय कुमार की, उसमें भी इस तरह का था कि भाई जो है ना वो उनकी शादी होती तो वो कहती कि भाई चलो, सास बोले नहीं मैं नहीं जा रही, तो बोले पूरा दिन किस तरह गुजरेगा कि आप नहीं जाओगे। तो इस तरह की तकलीफ़ें थी पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, तो वो सहूलत जो है ना वो दे दी। यानी कि एक छोटी सी चीज़ देखने में तो छोटी सी, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो कि बड़ा फेस करना पड़ता था लोगों को, और बड़ा तकलीफ अमल था वो। अमल एक तो अभी वो प्रॉब्लम इतनी होती क्योंकि उस वक्त के हालात भी कुछ ऐसे होते थे, लाइट वाइट इतनी होती, बिजली क्योंकि इतना होता नहीं था, बिजली होती नहीं थी, और इतनी दूर दूर यानी कि झाड़ियों की तरफ जाना पड़ता होगा, जाहिर सी बात है जहाँ रिहाइश होती होगी उससे काफ़ी दूर जाना होता होगा। और फिर अगर क्योंकि ये चीज़ तो ऐसी ही नहीं है ना कि टाइम टू टाइम, कभी टाइम से बिना टाइम के भी हो जाती है, तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती होंगी। लेकिन अब जब वॉशरूम बन गया है तो बहुत बड़ा मसला सॉल्व हो, सीवरेज की लाइनें बिछ गई और तमाम तरह वो चीज़ें जो है ना इन्होंने एक्टिव कर दी, फिर गैस की लाइनें बिछाई। फिर जो सबसे बड़ा मसला ये था कि रोज़गार नहीं था, तो लड़के पढ़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अच्छा, मैंने इंडिया में ये देखा कि एजुकेशन का जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन है वो पॉलिसी इंडिया की बहुत अच्छी है। शुरू दिन से लड़के पढ़े, माना हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरा बच्चा आगे बढ़े। पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिले तो वो फिर किस बात की, तो नौकरी के लिए काफ़ी सारे लोग जो है परेशान थे। इनके आने से, मोदी जी के आने से ये हुआ कि वो जो लोग पैसे दे के नौकरियाँ लिया करते थे, और बड़ी तकलीफ दे अमल था कि कई लोगों से पैसे ले लिए जाते थे, और वो पैसे लेने के बाद 3-4 महीने के बाद दोबारा नौकरी छूट जाती थी। तो ये ख़त्म हो गया। इसमें आपने देखा कि वीडियो में कि भाई एक साहब जो है ना अपने भांजे से भतीजे से मिलने गए, मैं याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कि वो मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा मामू मैं तो जो है बहुत परेशान हूँ। उन्होंने बोला क्या, क्यों परेशान हो? खैरियत कि मैं पढ़ लिया, सब कुछ है, डिग्री है मेरे पास, लेकिन नौकरी नहीं मिली और मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। तो उन्होंने कहा यार मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, मैं बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे माली हालात अच्छे नहीं है, आप मुझे पैसे दो तो मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं नौकरी करके जो आपके पैसे वापस कर दूंगा। तो फिर वो वापस 4-5 महीने बाद जब वापस गए कि भाई पैसे मैं अपने भांजों को लेके जाके दूँ ताकि उसकी नौकरी लग जाए, तो पैसे लेके गए, जाके पूछा उनकी अम्मी से कि भाई कहाँ है? कह रहे हैं भाई वो तो ट्रेनिंग पे गया हुआ है। तो कैसी ट्रेनिंग? बोले उसको तो पुलिस में जॉब मिल गई। तो कैसे मिल गए? बगैर पैसों को तो काम नहीं होता। बोला पैसों के बगैर मिल गई। अब इनके यानी कि इनके गवर्नमेंट में अब हर चीज़ यानी कि कमीशन नहीं, कोई पैसों के बगैर जॉब्स मिल गई, इन्होंने जॉब्स दी, अवेलेबल करवाए। बिल्कुल। तो इस तरह के काम जब इन्होंने किए तो योगी जी का नाम इस तरह रोशन हो गया। अच्छा, फिर जो हालात अच्छे नहीं थे, काफ़ी सारे दंगा फसाद बहुत ज़्यादा होते थे, तो कई जिसके साथ होती है, जिसके साथ बीतती है, वो अपनी शिकायत तो लेके जाएगा ना। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि वो भले कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, लेकिन जो गलत है उसको गलत ही कहा जाएगा। एक दफ़ा गलत हो जाएगा, 2 दफ़ा गलत हो जाएगा, तीसरी दफ़ा गलत के ऊपर से भी पर्दा जो है ना वो जो है चाक हो जाता है कि लोग बोलते हैं नहीं यार ये तो गलत हुआ है। अगर ज़रा सी चोट किसी को लग जाती है तो दुख तो होता है ना हर बंदे को। तो वो चीज़ें इनके दौर में जो है ना ख़त्म हो गई। यही वजह है कि दूसरी दफ़ा जब योगी जी दोबारा अनाउंस हो गया है तो इसी वजह से लोगों ने उनमें इन्होंने अच्छा इन्हें पता था कि हम काम अच्छा करेंगे तो हमारी जो है ना काम अच्छा करें हमारी गवर्नमेंट होगी। इन्होंने तमाम तर वो चीज़ें जो कि गलत थी उनको सही कर दिया। जब उनको सही कर दिया, रोशन हो गया इंडिया, जो है रोशन हो गया। रोशनी से भरा हुआ रोड खुले हुए मिल गए, रोड बने हुए मिल गए हैं, खाने का निज़ाम अच्छा हो गया, नौकरियां मिल चुकी हैं, इंडस्ट्री लग चुकी है, रोज़गार मिल रहा है उनको, पहनने को कपड़े, खाने को खाना और घर रहने को घर मिल गया क्या। और फिर लाजिमत है कि सिमल तुम्हें पता है कि बस हमें भी यही चाहिए होता है। अच्छा, मैं सिर्फ इस पे बात बोलना चाहूँगी, वो जो जॉब वाली बात थी, क्योंकि पहले जो था वो कमीशन पे लेके करते थे, वहाँ तो इंडिया में तो अब ये चीज़ बेहतर हो गई, बिना पैसों की जॉब मिले, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी यही सिस्टम है। नहीं, क्या सिस्टम है? इससे भी बदतर हो गया। अब तो पैसे दे के भी नहीं मिल रही ये जो बात है, यानी कि अगर आप पैसे लेके खड़े हुए हैं कि अपने जमा कर लिए, चलो यार कोई बहन भाई जो है अपनी
मदद कर देता है, यार मेरे भाई को नौकरी मिल जाए, तो पैसे के होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती जब तक कि आप उस पार्टी का हिस्सा ना हो या उस पार्टी से जो और आपका अगर बाय चांस किसी को बाय चांस मिल भी जाती है तो 3 महीने बाद उसको फिर निकाल के बाहर कर देते हैं, उसको डेली बेस पे रख लेते हैं। हाँ, कई ऐसी नौकरियां हैं जिनको जो है अपनी जेब से भी लोग जो है 2-4 महीने पैसे ले लिए, 2-4 महीने की सैलरी दे दी, फिर उसके बाद कोई ना कोई है ना एक प्रेशर मार दिया कि बहुत ज्यादा ऊपर से प्रेशर आ गया, ये इदारे खत्म कर जो दिए। हालात है ना बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। कोशिश तो हर आदमी करता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन जो टेक्निकल काम है वो भी सीखना ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल काम भी आना चाहिए। खासतौर पे आईटी का ज़माना चल रहा है तो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें जो आनी चाहिए और कुछ गाड़ियों का काम आना चाहिए, यानी कि आप अपने घर को जो है ना चला सकें। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ लिख के जो है ना आपने बहुत बड़ी जॉब लेनी है, लेकिन अगर छोटी जॉब भी मिल जाती तो फिलहाल वक्ती तौर पे छोटी जॉब से स्टार्ट करें और फिर आगे चल के जो है बड़ी जॉब का आसरा रखें कि हाँ भाई मिल जाएगी। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि योगी जी दोबारा आए और उन्होंने अब तो ये तो हमने जो भी डिस्कशन की है 2019 की है, 2022 में जो ये प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो ये कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे। और लोग यही कह रहे हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगर मोदी जी नहीं होंगे तो फिर उसके बाद जो है ना वो ये कहते हैं हमारी कमेंट में ये बात आई है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने ये योगी जी की वीडियोस कहा था आपकी अदालत करें, तो उन्होंने ही कहा था नेक्स्ट पीए जो है ना पीएम योगी जी होंगे। हम तो हमने काफ़ी मे भी पॉसिबल हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि उनके काम इतने अच्छे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। योगी जी की हमने जो है 2-3 वीडियो देखी हैं, उसमें जो है यही चीज़ें नज़र आ रही हो। इससे पहले भी जो है जगह जगह पर जो इनकी जो उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो काम किया है और जो लेके चले अपने लोगों को अपने साथ मिला के, तो उससे यही जाहिर होता है कि ये हर जगह पर जब खुद ऑनेस्ट हैं तो ये उन्हीं लोगों को रखते हैं जो ऑनेस्टी के साथ चलते हैं। नितिन गडकरी का आप देख लें कि वो भी जो है ना अपने मामला को जो इस तरह निपटाते हैं। इनकी भी अगर सोच आप देखेंगे तो सेम थिंग मिल रही है, मोदी जी, नितिन गडकरी और योगी जी की एक साथ जो है। अच्छा, इनमें मन मिटाव भी बहुत है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझते हैं। आप देखें जब मोदी जी की हम देख रहे थे अदालत, तो उन्होंने भी नितिन गडकरी और योगी जी पे कोई बात नहीं आने दी, उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। अब जब योगी जी की हम कर रहे तो योगी जी ने भी कहा नहीं ऐसा नहीं, मोदी तो बिल्कुल भी नहीं। टीम वर्क का एक हिस्सा होता है, जिनकी टीम अच्छी होती है जीतती वही है, जिनकी प्लानिंग अच्छी होती है वही लोग जीतते हैं, जिनके इरादे अच्छे होते हैं वही लोग जीतते हैं। तो इनके इरादे भी अच्छे हैं, टीम भी अच्छी है और लीडर भी अच्छे हैं इनके पास, तो लाजमी वर्कर तो फिर उन्हीं का साथ देंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सीमन को इजाज़त दें। चलते चलते फिर हमारे वही अल्फाज कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन को बटन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचें और हमारे चैनल को आप लाइक करते रहें। इसी तरह हम खुशियां बांटते रहेंगे। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।